हमारा एमसी उसे नाम से पुकारता है, किम जे हुन। किम उसे देखकर मुस्कुराता है, कहता है कि वो आ गया। हमारा एमसी उसे सही हालत में देख सरप्राइज हो जाता है। वो किम को बोलता है कि ऐसे झूठ बोलकर उसे अर्जेंट हॉस्पिटल में क्यों बुलाया, जिस पर किम जवाब देता है कि तुम अपने काम में इतने बिजी हो चुके हो कि तुम्हारे पास मुझसे मिलने का टाइम ही नहीं है, और मैं बिना परमिशन तुम्हारे पापा से मिलने हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता। वे कैफेटेरिया में जाते हैं। हमारा एमसी पूछता है कि किम को अभी उससे क्या काम है, लेकिन किम सवाल को इग्नोर करता है। इसके बजाय वो एमसी को टीज करता है कि वो आज हॉट लग रहा है। थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर एमसी अपना मास्क हटाता है और किम को मजाक में बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो, जिसे किम हंसकर टाल देता है और जल्दी से अपने मेन टॉपिक पर आता है। वो एमसी से एरिस नाम के गेम के बारे में पूछता है, जिसके बारे में हमारे एमसी को कुछ पता नहीं था। किम बताता है कि एरिस एक पॉपुलर गेम है जो सुपर एआई से चलता है, जिसमें एक स्पेशल बिगनर इवेंट है जो अभी तक कोई नहीं जीत सका, सेलिब्रिटीज भी नहीं। इसे कंप्लीट करने का रिवॉर्ड 50 मिलियन का वीआईपी गेम कैप्सूल है। तब एमसी बोलता है, तुम मुझसे अभी क्या चाहते हो। किम सीधा जवाब देता है, चलो इसे क्लियर करते हैं। जिस पर एमसी बोलता है, जब 1 बिलियन लोग इसे नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा, और वैसे भी मैं तो गेम्स भी नहीं खेलता। किम जानता है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन वो जोर देता है कि एमसी को लकड़ी का पुतला तोड़ने से चांस मिल सकता है। मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होकर साफ साफ बताने को बोलता है। किम उसे अपने घर लाकर एक गेमिंग कैप्सूल दिखाता है। वो बताता है कि उसे अपने एक दोस्त से ये 1 मिलियन वॉन का ये बेसिक गेमिंग कैप्सूल मिला, जिसमें वो एरिस गेम को आसानी से खेल सकता है। हमारा एमसी बोलता है, बस एक गेम के लिए 1 मिलियन वॉन कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है। जिस पर किम बताता है, ये जरूर महंगा है, पर ये उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह है और उसे यकीन है कि वो जरूर इससे प्रॉफिट कमाएगा। किम बताता है कि अगर तुम इस गेम को सही से खेल लेते हो तो तुम्हें क्रेजी रिवॉर्ड मिलेंगे, जिसे तुम रियल वर्ल्ड के मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इस गेम में ट्रेडिंग सिस्टम भी है, जहां तुम रेयर मटेरियल और इक्विपमेंट को ज्यादा दामों में बेचकर लार्ज प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये सब बोलकर किम हमारे एमसी को इस गेम को खेलने के लिए उकसा रहा था, क्योंकि उसे हमारे एमसी के पोटेंशियल के बारे में पता था। हमारा एमसी पूछता है कि किम ने ये कैप्सूल कहां से हासिल किया। किम हमारे एमसी के सवाल को इग्नोर करता है और उसे इस गेम के पोटेंशियल पर जोर देने को बोलता है। हमारा एमसी बोलता है, आखिर तुम्हें इतना विश्वास कैसे हुआ कि तुम्हें इस गेम से प्रॉफिट ही होगा। जिस पर किम जोर देते हुए बोलता है, ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह है और मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं। एमसी किम की बात को काटते हुए बोलता है, आखिर तुम्हें मेरे पर इतना भरोसा कैसे है कि मैं इस गेम में ग्रो कर पाऊंगा। आखिर अनगिनत लोग इस गेम को खेल रहे हैं। तब किम उसे बताता है कि गेम में एक ब्लैकस्मिथ क्लास एग्जिस्ट करता है और मुझे पता है कि तुम कांग ह्यूहुसु वर्ल्ड क्लास फेमस ब्लैकस्मिथ के इकलौते बेटे हो और तुम्हारा हैमर का स्कल भी कमाल का है। ऐसे स्किल्स के साथ कोई लकड़ी का पुतला तुम्हारे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए। ह्यूहुसु ये सुनकर शॉक रह जाता है। वो अपनी कैप उतारता है और किम को बोलता है, तुम्हें पता है ना उस हादसे के बाद मेरी क्या कंडीशन है। हमारे एमसी का आधा फेस और सर एक हादसे में बुरी तरह जल चुका था। उसके आधे बाल नहीं थे और वो अगली दिख रहा था। ह्यूहुसु अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। जब एक दिन वो अपने घर आया तब वहां आग लग चुकी थी। वो दौड़ते हुए अपने फादर के पास आया, जो बिल्डिंग के नीचे दब चुके थे, और वहां आग काफी बढ़ चुकी थी। वो बिना झिझक अपने फादर को बचाने के लिए आगे दौड़ता है और उस आग में कूद पड़ता है। वो बड़ी मुश्किलों के साथ अपने पिता को बचा पाता है और उस आग में वो भी जल जाता है। ट्रीटमेंट के बाद उसे तो होश आ जाता है, पर उसके पिता कोमा में चले जाते हैं। पहले से ही एमसी की फैमिली गरीब थी और इस हादसे के बाद उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ट्रीटमेंट का पैसा पूरा कर पाए। ह्यूहुसु पैसों की कमी के कारण लेबर की तरह काम करने के लिए तैयार था, पर उसका राइट हैंड इस हादसे में बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था। जो हाथ पहले लोहा तक को काट देता था, अब उसमें इतना भी ताकत नहीं था कि वो एक कील को ढंग से ठोक पाए। ह्यूहुसु किम के ऑफर के लिए उसे थैंक्स बोलते हुए वहां से जाने लगता है, ये बोलते हुए कि वो अपने प्रॉब्लम्स को अकेले हैंडल कर लेगा। वो किम को इडियट बोलते हुए इस कैप्सूल को वापस लौटा देने को बोलता है और उसे वार्न करता है कि इन जैसी चीजों पर उसे 1 मिलियन वॉन वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर किम गुस्से में ह्यूहुसु को जोर देते हुए बोलता है, इडियट मैं नहीं हूं, तुम हो। ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम ऐसे लिमिटेड इनकम पर हमेशा सर्वाइव नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में अच्छे से पता है। मुझे ये भी पता है कि इस ट्रीटमेंट का खर्च 3 बिलियन वॉन है, जिसे तुम कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। अगर मैं ये मान भी लूं कि किसी तरह तुम इसे पूरा कर दो, पर तुम्हारी लाइफ का क्या, तुम कैसे ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दोगे। ये बातें सुनकर ह्यूहुसु रुक जाता है। इधर किम रुकता नहीं, बोलते ही जाता है कि जिस ह्यूहुसु को मैं जानता हूं वो ऐसे नहीं था। वो हमेशा से एक ब्लैकस्मिथ बनना चाहता था, जो तुम रियल वर्ल्ड में तो नहीं पर एरिस गेम में कर सकते हो। और बात रही उस 1 मिलियन वॉन की, उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। किम ह्यूहुसु को रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार वो इस गेम को ट्राई कर ले। इधर ह्यूहुसु किम के इन बातों को सुनकर पिघल जाता है और अपने आप को देखने लगता है। उसे वो बुरे पले याद आने लगती है जब उसके पिता आग में जल रहे थे। वो अपने इन हाथों से काम तो करना चाहता था, पर वो बोझा ढोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो सब अकेले संभालने का हिम्मत रखता था। पर जब भी वो मेटल की आवाज सुनता था, उसे हर पल अपनी नाकामी पर रिग्रेट होता था। ये सारी बातें सोचने के बाद वो लास्ट में किम के बातों से एग्री हो जाता है और इस गेम को खेलने के लिए तैयार।
वो गेम कैप्सूल में एंटर करता है और वीआर सेट पहनकर लेट जाता है। गेम के अंदर एक सिस्टम विंडो उसे एरिस वर्ल्ड में वेलकम करती है और उसका कैरेक्टर क्रिएशन शुरू हो जाता है। गेम उसे अपना निकनेम चुनने को कहती है। वो अपना रियल नाम यूज करता है जो एक्सेप्ट हो जाता है। फिर उसका कैरेक्टर कस्टमाइजेशन शुरू होता है। ह्यू हुसू कुछ अजीब फील करता है और उसके घाव धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। उसके बॉडी टाइप का एनालिसिस करते हुए उसके बॉडी के सारे निशान पूरी तरह गायब हो जाते हैं। ह्यू हुसू शॉक में अपनी बॉडी को देखता है जो अब पहले जैसा हो चुका था। सिस्टम उससे पूछती है कि क्या वो इस अपीयरेंस से आगे बढ़ना चाहता है, जिस पर ह्यू हुसू सहमत होता है। सिस्टम उसका कैरेक्टर क्रिएशन कंप्लीट करता है। फिर सिस्टम ह्यू हुसू के लिए एक सर्वर सर्च करने लगता है। ह्यू हुसू ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और किम के बातें याद करने लगता है। वो महसूस करता है कि उसके अपीयरेंस के साथ इसका दाहिने हाथ की ताकत पूरी तरह लौट आई है। अब वो खुद को किम का 1 मिलियन वॉन का कर्जदार मानने लगता है, जिसे चुकाने के लिए वो कड़ी मेहनत करने को तैयार है। सिस्टम उसे रैंडम टेरिटरी में समन करने की नोटिफिकेशन देता है और उसे बर्डन टेरिटरी बिगनर जोन में ट्रांसपोर्ट कर देता है। वो रेन के ब्लैकस्मिथ हाउस के पास ट्रांसपोर्ट होता है, जहां रेन पसीने में तरबतर हार नहीं मानता। वो एक एन को आग में डालता है और खुद से वादा करता है कि वो एक ऐसा स्वॉर्ड फोर्ज करेगा जो उसके राइवल से बेहतर होगा। जिसके बाद वो पूरी ताकत से स्वॉर्ड को बनाने में लग जाता है। तभी वहां ह्यू हुसू एंटर करता है और तुरंत रेन को बोलता है कि वो गलत मेथड यूज कर रहा है। रेन चौंक कर मुड़ता है और ह्यू हुसू को वहां खड़े देखता है। वो ह्यू हुसू को आउटसाइडर बोलकर उसकी बातें दोहराने को बोलता है। ह्यू हुसू बिना झिझक उसे बोलता है, तुम इसे गलत तरीके से बना रहे हो। वो ब्लैकस्मिथ को बताता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग शॉट बनाना चाहते हो जो इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता। रेन पहचान जाता है कि ह्यू हुसू कोई लोकल आदमी नहीं है। वो ह्यू हुसू को बोलता है कि वो कैसे बोल सकता है कि उसका मेथड गलत है, जिस पर ह्यू हुसू पोलाइटली उसे बताता है कि रेन का हैमर टेक्निक सही नहीं है। इस हैमर टेक्निक से वो बस एक लो ग्रेड स्वॉर्ड ही बना पाएगा। रेन अपने पुरखों से चली आ रही टेक्निक पर सवाल सुन गुस्सा हो जाता है और ह्यू हुसू को एक स्वॉर्ड फोर्ज करने को बोलता है। ह्यू हुसू रेन से उसका हैमर ले लेता है। वो पहले से ही रेन की नजरों में खुद को प्रूव करना चाहता था, जिससे उनके बीच का बॉन्डिंग अच्छा हो जाए और वो रेन का शॉप कुछ टाइम तक यूज कर सके। अब उसे ये मौका भी मिल गया। ह्यू हुसू रेन से कहता है कि अगर मैं अपने स्किल्स प्रूव कर दूं तो रेन मुझे वो स्वॉर्ड रखने दे जो मैं फोर्ज करूंगा और बदले में मैं रेन को कुछ वैल्यूएबल दिखाऊंगा। कंडीशन सुनकर रेन हैरान हो जाता है, फिर हंसता है और मानता है कि उसे ह्यू हुसू का कॉन्फिडेंस पसंद आया। फिर बोलता है, उम्मीद है कि तुम अपने बातों पर टिकोगे। रेन स्टूल पर बैठता है और ह्यू हुसू को शुरू करने से पहले वार्न करता है कि अगर वो फेल हुआ तो उसे इस एक्टिंग की प्राइस चुकानी पड़ेगी। ह्यू हुसू उन टर्म से एग्री करता है। अगले सीन में ह्यू हुसू आयरन पीस को हीट करता है और स्वॉर्ड फॉर्म करना शुरू करता है। सोचता है कि उसे ये काम छोड़े हुए 3 साल हो गए हैं और वो मानता है कि उसने बड़ा गेम खेला, लेकिन उसे ये पूरा भरोसा है कि वो ये काम कर लेगा। वो हैमर स्टील ब्लेड पर मारता है और स्वॉर्ड बनाने का फैमिलियर सेटिस्फाइंग सेंसेशन महसूस करता है। वो खुद से कहता है कि वो ये काम कर सकता है। उसके फादर की मेमोरीज उसकी आंखों के सामने आने लगती हैं और किम जे-हुन की बातें भी। और वो खुद को उकसाता है कि थोड़ा और वेट करो, क्योंकि उसे अब इस काम में पहले जैसे मजा आने लगा है। वो खुद से कहता है कि हार मानने से अच्छा है कि अपनी पूरी ताकत लगाकर इस काम को पूरा करना। ह्यू हुसू को इस तरह स्वॉर्ड फोर्ज करते देख रैन बड़बड़ाता है कि उसने सोचा था आउटसाइडर्स बस किसी की कॉपी करने का ट्राई करेगा, पर ह्यू हुसू ने 1-2 चीजें सीख ली हैं और उसका फोर्जिंग स्टाइल भी बुरा नहीं है। उसे लंबे समय तक स्माइल करते देख रेन सोचता है कि शायद यही उसकी लिमिट है। फिर भी उसे ये समझ नहीं आता कि ह्यू हुसू इतना खुश क्यों है। रेन सोचता रहता है कि एंजॉयमेंट यहाँ मैटर नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। रेन वहां बैठकर सोच रहा होता है कि आई होप ये बंदा कुछ बना ले और मुझे निराश न करे। इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि स्टार्टिंग जोन में इसके पास कोई ब्लैकस्मिथ की स्किल होगी। ये तो बस अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। फिर वो चौंक जाता है जब ह्योनसू ने मेटल के पीस को गर्म कर दिया, फिर उसे हथौड़े से मारकर बेंड कर दिया, फिर उसे सीधा कर दिया। ह्योनसू लगातार ऐसा करता जा रहा था, गर्म करना, हैमर मारकर बेंड करना, फिर सीधा करना। ये देखकर रेन सच में हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। उसे लगने लगता है कि शायद ये मेटल की इम्प्योरिटी निकालने का कोई नया तरीका है, लेकिन इस तरह से तो वो एक हाई ग्रेड का शॉट कभी नहीं बना पाएगा। फिर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मेटल की सारी इम्प्योरिटी निकल चुकी थी और सोचने लगता है कि आखिर मैं इस तकनीक के बारे में क्यों नहीं सोचा। ह्योनसू को गौर से देखने पर उसे समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल स्किल नहीं है। जब वो अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है तो देख पाता है कि मेटल अब डी ग्रेड से सी ग्रेड में पहुंच चुका है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और अपनी सीट से उठकर ह्योनसू को ध्यान से देखने लगता है। बोलता है, मैंने भी सी ग्रेड के वेपन्स बनाए हैं, लेकिन इतनी जल्दी मेटल का रैंक बढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन ये अभी भी मेटल पर हथौड़ा क्यों मार रहा है? अब ऐसा नहीं है ना कि ये बंदा इसे और भी हाई ग्रेड में अपग्रेड करना चाहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कोई तरीका नहीं है। ये बंदा किसी ट्रिक से ये काम नहीं कर सकता। अगले दिन जब रेन सोकर उठता है और बोलता है कि आउटसाइडर की वजह से आज मैं लेट उठा, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ह्योनसू अभी भी मेटल पर वर्क कर रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो बोलता है, आखिर कोई बंदा इतनी डेडिकेशन के साथ कैसे वर्क कर सकता है?